आज हम कक्षा 10 का पाठ चौथा है कृषि एग्रीकल्चर के विषय में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्री में भी और जीएस के पर्पज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इस पाठ को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला यहाँ जो पॉइंट मैंने लिखा है, कृषि क्या है। कृषि, इसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या है? यदि हम सामान्य भाषा में कहें, किसी से पूछा जाए खेती कृषि क्या है, तो क्या कहेगा? खेती करना। आप भी यही भाषा जानते हैं, यही शब्द का मतलब जानते हैं। क्या वास्तव में जो कृषि शब्द है वो यहीं तक सीमित है? नहीं। कृषि के अंतर्गत हम पशुपालन, मत्स्य पालन, जिसको हम मछली पालन भी कहते हैं, ठीक है, वन आदि को सम्मिलित करते हैं। ये तीनों चीजें पशुपालन के अंतर्गत हम मुर्गी पालन, भैंस पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, ऊंट पालन, मतलब किसी प्रकार का भी जो जानवर हम पालते हैं वो हम पशुपालन के अंदर रखते हैं। मछली अलग से इसमें इंक्लूड किया गया है, तो मछली पालन। ये सब क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रियाएं। ये सब क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रिया। इसका मतलब है कि जो कृषि वर्ड है, जो कृषि है, वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। हम आगे विनिर्माण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, द्वितीय, तृतीय। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, अर्थात वो क्रियाएं जो जमीन से संबंधित हो। इसलिए इसके अंतर्गत हम लोग खनन भी इंक्लूड कर लेते हैं, खनन को भी इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप लोग समझे, खेती का तात्पर्य या कृषि का तात्पर्य खेती करना, पशुपालन करना, मत्स्य करना, वन आदि है। भारत में करीब, देखिएगा, भारत में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत की करीब 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है। इस चीज को ध्यान रखें। इसका मतलब ये भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 60% जनसंख्या इससे जुड़ी है, उसके बाद भी जीडीपी पे, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बहुत कम है। इसके कई कारण हैं जो हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। तो कृषि से कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए आप समझ सकते हैं कि भारत की 60% जनसंख्या इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी। अब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्रकार, कृषि के प्रकार। देखिए, कृषि के प्रकार का मतलब है, यहां देखिए लिखा है प्रारंभिक जीविका निर्वाह, गहन जीविका, वाणिज्य कृषि और रोका। 9th क्लास में इतना ही है। इसके अंतर्गत मैं उतना ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा जितना कि 9th क्लास की किताब की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो प्रकार किस पर? देखिए, प्रकार बहुत चीजों पे। भूमि का ढाल, यदि प्लेन है तो बहुत अच्छी खेती होगी, यदि इस तरह की तीव्र ढाल है तो खेती थोड़ी कम होगी। भूमि का ढाल, जलवायु, वर्षा बहुत अच्छी होती है तो खेती के लिए बड़ी उत्तम है, लेकिन बारिश कम होती है जैसे मरुस्थल या रेगिस्तानी भागों में तो खेती के लिए कम उपयोगी होगी। तो जलवायु। आर्थिक स्थिति, अब आर्थिक स्थिति कृषि से कैसे इंक्लूड है? देखिए, यदि जनसंख्या बहुत अधिक है, गरीबी है, तो खेत छोटे छोटे हैं, तो वहां पे गहन जीविका या प्रारंभिक जीविका कृषि होगी। लेकिन यदि खेत बड़े बड़े हैं और उसमें हम आधुनिक ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्यूबवेल, कीटनाशक, रसायन उपयोग करते हैं तो वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि होगी। तो आर्थिक स्थिति भी कृषि को एक हद तक प्रभावित करती है, या कहिए बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो भूमि का ढाल, जलवायु और आर्थिक स्थिति। अब हम पढ़ेंगे पहला, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह। देखिए, प्रारंभिक मतलब पहले, प्राचीन काल में, जीविका जीने लायक, निर्वाह अपने लिए। इसका मतलब है इसके अंतर्गत जो उत्पादन होगा कृषक किसके लिए करेगा? स्वयं के लिए।
इसको बहुत ध्यान रखिएगा बेटा। जीविका कृषि का मतलब है, जीविका निर्वाह कृषि का मतलब है कि कृषक जो उत्पादन करता है वो स्वयं के लिए करता है, अर्थात बाजार में बेचने के लिए नहीं करता। इसको प्रारंभिक क्यों कहा? ये कृषि की बहुत प्राचीन पद्धति है जो अब बंद हो गई है या कई जगह होती है, तो इसको डिसकंटिन्यू करने पे जोर दिया जा रहा है ताकि इसको बंद किया जाए। इसके अंदर होता क्या है देखिए, प्रारंभिक पहले क्या करते थे कि जैसे जंगल का एक बहुत बड़ा भाग है, उसमें क्या करते थे, जंगल के एक छोटे से भाग को जला देते थे और उसकी राख को इसमें छिड़क देते थे। इसीलिए इसको दहन व कर्तन स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा गया है इंग्लिश में, है ना। दहन मतलब जलाना, कर्तन मतलब काट देना। तो इस पे खेती करते थे। 2-3 साल तक जब इस भाग पे खेती कर लेते थे तो क्या करते थे, इसकी उपजाऊपन इस भाग की कम हो जाती थी। तो उपजाऊपन कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, वो जंगल के दूसरे भाग में चले जाते थे और वहां पे वो खेती करना आरंभ कर देते थे और इसको छोड़ देते थे प्राकृतिक रूप से, ताकि पुनः ये उपजाऊपन हो जाए, इसकी उर्वरता बढ़ जाए। यदि देखा जाए तो कृषि की दृष्टि से बहुत अच्छा था, लेकिन ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत खतरनाक था, क्योंकि लगातार इससे जंगल का क्षेत्र कम होता चला जा रहा था। इसीलिए इस प्रकार की कृषि को डिसकंटिन्यू किया गया। सरकार इस प्रकार की कृषि को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं देती है। इस प्रकार की कृषि को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा ना, जंगल के एक भाग में हुई, फिर जंगल के दूसरे भाग में कृषि करने लगे, फिर जंगल के तीसरे भाग में, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कृषि को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्व भारत में इसको झूम कहते हैं, इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और मणिपुर में इसको पलामू कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसको धैया कहते हैं, धैया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको आंध्र प्रदेश में पोडू नाम से भी जाना जाता है। कई जगह इसको पेड़ भी कहते हैं, है ना। ये भारत में इन स्थानों के नाम लिए जाते हैं। इसके अलावा इस स्थानांतरित कृषि को या प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को विश्व के अनेक देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। ब्राजील में इसको रोका कहते हैं। इंडोनेशिया में इसको लादांग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे वेनेजुला में इसको कोनुकू कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं। ये सब जो छोटे छोटे वर्ड है वो यूपीएससी या सीडीएस एनडीए के लिए बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि, यदि इसको शॉर्ट में विशेषताएं लिखी जाए कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो यहां पे आप लिखिए विशेषताएं। पहला, स्वयं के लिए उत्पादन, ठीक है, खेतों का आकार छोटा, थर्ड, पुरानी तकनीक जैसे हल कुल्हाड़ी आदि का, है ना, और प्राकृतिक खादों का। क्योंकि जला के राख का इस्तेमाल करते थे, तो प्राकृतिक खादों का। यह है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि।
दूसरा महत्वपूर्ण विषय है गहन जीविका कृषि। ये जो गहन जीविका कृषि, देखिए प्रारंभिक और इसमें अंतर क्या है देखिएगा। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां खेतों का आकार छोटा होता है और जनसंख्या अधिक होती है। खेतों का आकार छोटा होता है, जनसंख्या अधिक होती है। ये इसलिए क्यों होता है? कारण ये कि जैसे हम भारत का उदाहरण ले लें या आप अपने गांव में परिवार में देखेंगे कि एक पिता के 4 पुत्र थे, तो यदि उनके पास एक बड़ा सा खेत था तो 4 भागों में बढ़ गया। फिर हर एक पुत्र के 2-2 पुत्र हुए तो फिर वो 2-2 भागों में बटा। फिर उनके 2-2 पुत्र हुए तो फिर 2-2 भागों में बटा। तो इस तरह क्या हुआ, पहले एक जो बड़ा सा खेत था वो कितने 1 2 3 4 16 भागों में बढ़ गया 2 पीढ़ी के अंदर। तो इसके कारण जहां पे जनसंख्या अधिक होती है वहां बंटवारे के कारण खेतों का आकार काफी छोटा हो जाता है। अब खेतों का आकार छोटा है, जनसंख्या अधिक है, तो ये किस प्रकार होगी? श्रम गहन। श्रम गहन, श्रम मतलब जहां अधिक मजदूर लोग काम करते हैं। अब मांग अधिक है क्योंकि जनसंख्या अधिक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? रासायनिक खादों का अधिक इस्तेमाल करेंगे। रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का, उन्नत बीजों का, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, उन्नत बीजों का, और अधिक सिंचाई के साधनों का, है ना। हम इनका अधिक इस्तेमाल करके गहन जीविका कृषि करेंगे। इस प्रकार की कृषि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जहां पे जमीन कम है और जनसंख्या अधिक है उन क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट कृषि का प्रकार है वाणिज्यिक की कृषि, है ना। इसको आप देखिए, वाणिज्यिक कृषि, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल का मतलब ऐसा उत्पादन जो बाजार के लिए हो। अब देखिए इन दोनों से अलग हो गया। इसमें पहला क्या था? अपने निर्वाह के लिए, स्वयं खाने के लिए। लेकिन तीसरे वाणिज्य कृषि में हो गया बाजार के लिए उत्पादन, बाजार के लिए उत्पादन। अब यहां खेतों के आकार बड़े होते हैं, बड़ा होता है, इनमें आधुनिक मशीनों का, कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का और उन्नत बीजों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बेसिक अंतर आप समझ लीजिएगा। वाणिज्य कृषि का मतलब हर एक फसल का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए नहीं किया जाता। जब बाजार के लिए किया जाएगा तो उत्पादन अधिक चाहिए होगा, तो वो लोग आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, खेतों के आकार भी बड़े होते हैं, कीटनाशक, रासायनिक खादों और उन्नत बीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में एक चीज देखने लायक है कि जो फसल एक राज्य में वाणिज्य के तहत आती है वो दूसरे राज्य में जीविका निर्वाह हो जाती है। जैसे अब चावल को ले लें, चावल पंजाब और हरियाणा में क्या है? वाणिज्य कृषि, क्योंकि यहां तक अधिकतर उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। लेकिन यही उड़ीसा में जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आ जाती है। आप देख रहे हैं, जैसे हम भारत में लीजिए तो भारत में ओवरऑल देखा जाए तो जो गेहूं और चावल है वो क्या है? जीविका निर्वाह, हम स्वयं के उत्पादन के लिए करते हैं, बहुत थोड़ा इसका निर्यात करते हैं। लेकिन यदि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा देखा जाए तो वो क्या करते हैं? गेहूं निर्यात के लिए सिर्फ उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार थाईलैंड चावल निर्यात के लिए करता है, लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है वो चीन है, वो स्वयं के लिए करता है। ठीक है, तो यहां पे जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत चला है और थाईलैंड में चावल क्या हो गया?
वाणिज्य कृषि के अंतर्गत चला गया। नेक्स्ट टॉपिक है रोपण कृषि, जिसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। ये क्यों वाणिज्य है? क्योंकि इनका जो समस्त उत्पाद है वो बाजार में ही बेचने के लिए किया जाता है। एक फसली है, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में गेहूं के साथ सरसों का उत्पादन हो जाता है या चावल के साथ कुछ और बो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक फसली यहाँ पे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना इनको ही बोया जाता है और सिर्फ एक फसल का उत्पादन किया जाता है। एक बार बोने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इसको रोपण कहते हैं। इसका मतलब है कि एक बार यदि आपने बो दिया और फिर 5 साल 10 साल तक आप आसानी से इनकी फसलें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चाय, आपने देखा ना चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी में भी, है ना। तो चाय की बो दिया जाता है, जब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं 4-5 साल में उनके झाड़ियां, तो पत्तियां उसको पिक करते हैं। खेतों का आकार काफी बड़ा होता है, ये सोचने लायक है। हमारे यहाँ गांव में देखा होगा कि छोटे छोटे खेत होते हैं, इतने बड़े बड़े, कोई इतना बड़ा हो गया, कोई इसी में 4 टुकड़े हो गए, लेकिन ये बहुत बड़े खेत होते हैं। हजारों हेक्टर या बीघे में आप समझ लीजिए इन खेतों का होता है। कुछ देशों में तो ये खेत इतने बड़े बड़े हैं कि किसानों को अपने हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से इन खेतों की निगरानी करनी पड़ती है। भारत में तो मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला के पास ही हवाई जहाज है, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि कुछ देशों में जो चाय और कॉफी और रबड़ की और गन्ने और केले की खेती करते हैं, उनके पास अपने हवाई जहाज है जिससे पूरे वो खेतों को देखते हैं। इसमें अधिक पूंजी लगती है, बहुत पैसा लगता है इस प्रकार की खेती में, क्योंकि खेत बड़े होते हैं, ये पौधे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उद्योगों के लिए होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड बनाए रखना होता है। उच्च प्रबंधन, आपने पहले दोनों में नहीं पढ़ा होगा, जो आपने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या गहन जीविका, वहां पे उच्च प्रबंधन शब्द नहीं आया। यहाँ पे उच्च प्रबंधन मतलब बहुत ही प्रोफेशनल लोगों की आवश्यकता होती है। उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि एक तो खेत बहुत बड़े बड़े हैं जिनकी निगरानी करनी पड़ती है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो समस्त सामान है वो उद्योगों के लिए उत्पादन किया जाता है, जो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। क्योंकि चाय आप घर में कितनी रखेंगे, कॉफी कितनी रखेंगे, रबड़, लैक्टेस निकलता है, ये तो आपके किसी भी काम नहीं, क्योंकि तो फैक्ट्री ही जाएगा तभी ये रबड़ के रूप में आएगा। फिर गन्ना, 2-4 गन्ना रखेंगे या तो शुगर मिल में जाएगा। इसी का केला कितना रखेंगे, या तो जूस में जाएगा या चटनी बनाने या सॉस में जाएगा। तो यहाँ पे उच्च प्रबंधन चाहिए। क्यों? क्योंकि उद्योगों को कब कच्चा माल चाहिए, उद्योगों को किस प्रकार कच्चा माल पहुंचेगा, किस प्रकार की गाड़ियां चाहिए, क्योंकि लेबर है उसकी व्यवस्था करनी, तो ये काफी। और सुगम यातायात, ये क्यों आवश्यकता है, ये तो आपने किसी खेती में नहीं पढ़ा सुगम यातायात। उसका प्रमुख कारण ये है कि ज्यादातर ये जो फार्म हाउस या खेत होते हैं वो शहरों से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि ये हजारों हेक्टर या बीघे में फैले होते हैं, तो इतनी जमीन तो शहर के पास है नहीं। तो इस कारण ये हमेशा रिमोट एरिया में होते हैं। यदि वहां सड़कें ना हो और यातायात के साधन ना हो तो फिर ये उत्पादन बाजार तक पहुंचेगा कैसे। इसीलिए यहाँ पे सुगम यातायात की बहुत आवश्यकता होती है। सस्ते श्रमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोपण कृषि में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके खेत हजारों एकड़ या बीघे में फैले होते हैं, तो यह श्रमिकों की बहुत आवश्यकता होती है। और श्रमिक यदि महंगे होंगे तो उत्पादन महंगा होगा, तो इनको लाभ नहीं होगा। तो ये सस्ते श्रमिकों की बहुत आवश्यकता है। आपने देखा होगा टीवी पे या कई सारी मूवी में औरतें होती हैं, पीछे ऐसे डोलची लिए रहती हैं और चाय पत्ती ऐसी तोड़ तोड़ के डालती रहती है। तो यह सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। समस्त उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि यहाँ पे जिन फसलों का उत्पादन होता है, चाहे चाय, कॉफी, केला, रबड़, ये क्या है, ये बड़ा घर में बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो सकते, बल्कि रबड़ का तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो सारा उद्योगों में जाता है। इसलिए यहाँ पे उच्च प्रबंधन की, हाई प्रोफेशनल्स लोगों की आवश्यकता होती है। भारत में रोपण कृषि कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पित प्रश्न में ये इस प्रकार के उत्तर आते हैं, या कभी कभी पूछा जाता है अति लघु में 2 रोपण कृषि
उत्पादों के नाम बताइए। तो असम और पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन किया जाता है और कर्नाटक में कॉफी और रबड़ का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार। सुधार से पहले हम लोग भारतीय कृषि की समस्याएं जान लेते हैं, क्योंकि क्या सुधार करना है इसके लिए समस्याएं जानना जरूरी है ना। हम फेल क्यों हुए तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम पढ़े नहीं थे, है ना। तो पहले हम समस्याएं जानेंगे। ये 9th क्लास में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके विषय में बता दूं ताकि आपको सुधार लिखने में थोड़ी आसानी होगी। भारतीय कृषि की समस्या, किसानों की गरीबी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस देश में 60% से ज्यादा किसान खेती करते हैं और उसमें 80 से 90% किसान गरीब है, तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। वो उन्नत बीज, रासायनिक खाद्य, कीटनाशक कैसे इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ी महंगे। और दूसरी बात है कि सरकार उनको सब्सिडी और ऋण देती है, ऋण का बड़ा दुरुपयोग भी कर लेते हैं। बहुत से किसान करते हैं, बैंकों से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, फिर बेटी की शादी, बेटे का मुंडन और घर में पूजा पाठ करा लेते हैं, मकान बनवा लेते हैं, या घोड़ा गाड़ी खरीद लेते हैं, गांव में प्रचलित है बुलेट खरीद लेते हैं या हीरो होंडा खरीद लेते हैं। वो पैसा लेके उत्पादक कार्यों में न लगा के अनुत्पादक कार्यों में लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। जोतों का आकार छोटा होना, ये मैंने पहले बताया कि भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, एक बड़ा खेत होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते छोटा होता चला जाता है। तो जब खेत छोटा हो जाएगा तो हम ट्रैक्टर और आधुनिक यंत्र जो कृषि क्षेत्र में लगाए जाते हैं वो इनका उपयोग नहीं कर सकते। सिंचाई के साधनों का अभाव। भारतीय कृषि क्या है, वर्षा पे निर्भर है। बहुत पहले की आमिर खान की पिक्चर आई थी लगान, जिसमें क्रिकेट मैच होता है अंग्रेजों के साथ, उस पर देखो कि सब लोग वर्षा का इंतजार करते रहते हैं कि बारिश हो तो खेती हो। आज भी यही स्थिति है कि भाई सब जगह नहर नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है। जहां ट्यूबवेल है वहां पे पानी इतना निकाल दिया गया कि अब नीचे भूमि का जल नहीं है, तो सिंचाई के साधनों का बहुत बड़ा अभाव। बिचौलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिचौलिए। अभी किसान धरना चल रहा है ना दिल्ली में, आप तो इसका बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि वो बिचौलिए बैठे हुए हैं। किसान तो नहीं बैठे हुए, बिचौलिए, ये सरकार का पक्ष है। बिचौलिए क्या करते हैं कि आपसे सामान बहुत सस्ते दाम पे खरीदते हैं और फिर महंगे दाम पे बेचते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे एक लौकी है, ये किसान से लौकी 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए की खरीदते हैं और बाजार में आके उसको 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में बेचते हैं। मतलब किसान को तो 3 रुपए मिला और बिचौलियों को 30 रुपए मिला। तो सरकार इसके लिए भी बहुत सारे उपाय कर रही है कि सीधा किसानों के खातों में पैसा जाए, ताकि इन बिचौलियों ब्रोकरों को हटाया जाए इससे। भंडारण और शीत गृहों की कमी। भंडारण, स्टॉक रखने की और शीत गृह में कोल्ड स्टोरेज भारत में बहुत कमी है। एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 6000 करोड़ की सब्जी और फल सिर्फ खेतों में सड़ जाते हैं, बागों में सड़ जाते हैं, क्योंकि उनको ठीक जगह से भंडारण नहीं किया जा सकता और उनको शीत गृहों में रखने की जगह नहीं है। तो इनके विकास की भी आवश्यकता है। यातायात साधनों की कमी, गांव सड़कें नहीं बनी हुई हैं। यद्यपि अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरह बहुत सारी सड़कों का निर्माण होता जा रहा है, लेकिन अब वैसी बात नहीं रह गई। लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें अभी पूर्णतः गांव में नहीं पहुंची है। जब गांव में सड़कें नहीं होंगी तो किसान अपने अनाज को, अपने उत्पादन को बाजार कैसे लेके आएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर, ये भारत में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। कारण क्या है कि भारत सरकार क्या करती है, कुछ फसलों के एमएसपी, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम एमएसपी, न्यूनतम सेलिंग प्राइस, समर्थन मूल्य कहते हैं हम इसको, सरकार करती है। और ज्यादातर किस पे होती है, गेहूं और चावल पे सबसे ज्यादा मूल्य सरकार इस पे, सरकार सबसे ज्यादा यही चीज खरीदती है सबसे अधिक दाम देके। तो किसान क्या करते हैं, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, सिर्फ इन दोनों का उत्पादन करते हैं और दलहन, तिलहन और बाकी सब्जियों के उत्पादन में कमी कर देते हैं। उनका क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो क्या होता है, अनाजों के उत्पादन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। फिर सरकार को दालों के लिए, तेल के लिए करोड़ों रुपया विदेशी सरकारों को देना पड़ता है, वहां से आयात करना पड़ता है, ताकि देश में कीमतें स्थिर रहें। ये थी भारत कृषि की प्रमुख समस्या। फिर आता है कृषि क्षेत्र में सुधार।
भाई समस्या है तो उसका सुधार भी तो करना पड़ेगा। यदि सुधार नहीं करेंगे तो समस्या अपनी जगह बनी रहेगी। तो पहला क्या है, प्रौद्योगिकी सुधार। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब किस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कृषि क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। पहला है सस्ते दामों पर उन्नत बीज, रासायनिक खाद आदि की उपलब्धता। इसका क्या मतलब है कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से, बहुत सारी सरकारों की दुकानें खुली हैं खाद निगम की, जहां पे सस्ते दामों पे, बहुत ही कम दामों पे किसानों को बीज, कीटनाशक, खाद आदि प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सके। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना। आपने विश्वविद्यालय तो समझे पढ़े होंगे 9th क्लास में, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय मतलब जहां सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई जाती है। भारत में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में पंतनगर में, पंतनगर उत्तराखंड में। यहां पे 1960 में पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था और भारत में इस वक्त करीब 50 कृषि विश्वविद्यालय हैं। आप जरा पता कीजिएगा कि आपके राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय, आपके शहर में कोई है कि नहीं। करीब 50 है। और लैंड ग्रांट करके एक यूएसए की संस्था है, उसकी मदद से भारत में ज्यादातर कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की। ये कृषि विश्वविद्यालय करते क्या है, ये विभिन्न उत्पादों के, मतलब अनाजों के, जैसे चावल है, गेहूं है, सरसों है, टमाटर, इनके बीजों पे शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कैसे इनसे अधिक से अधिक कम समय में उत्पादन लिया जा सके, क्योंकि वर्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी देखते हैं क्या चावल की ऐसी फसल को विकसित की जा सकती है जो कम समय में कम पानी में विकसित हो। क्या टमाटर की ऐसी पौध को बनाया जा सकता है जो सामान्य रूप से 1 किलो देती हो लेकिन वो 5 किलो के करीब देती हो। तो इस प्रकार के कार्य यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक करते हैं। सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहर और ट्यूबवेल आदि बना के की गई। इंदिरा गांधी नहर है, भारत में विश्व के सबसे बड़ा नहर तंत्र है, जान लीजिए। इंदिरा गांधी नहर विश्व की एक बहुत बड़ी नहरों में से एक है, जो सतलज नदी से निकल के राजस्थान तक गई है। इसकी दोनों तरफ खेती की जाती है। ट्यूबवेल जमीन से पानी निकाल के सिंचाई की जाती है। इसके अपने नकारात्मक प्रभाव हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, दो याद रखिएगा बड़ा, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति की स्थापना या शुरुआत 1967 में की गई थी, जब फिलीपींस से चावल और मेक्सिको से गेहूं के बीज मंगाए गए थे। उन्नत बीज, हाइब्रिड कहते हैं इसको, हाइब्रिड कहते हैं, HY वर्ड यूज होता है, हाइब्रिड सीड्स कहते हैं इसको, हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, जिससे अधिक उत्पादन हो, छोटे से क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो। और 1967 में इसकी हरित क्रांति की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी। इसमें उन्नत बीज लगाए गए, कीटनाशक इस्तेमाल किए गए, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया ताकि देश का उत्पादन बढ़ सके। क्योंकि 1967 में क्या हुआ था कि भारत अधिकतर जो अपने खाने का अनाज है, गेहूं, चावल, वो विदेशों से आयात करता था और एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती थी। और कभी कभी ये भी सुनने में आया था, हम लोग चूंकि पैदा नहीं हुए थे, कि सड़ा गेहूं आता था अमेरिका से, जो जानवरों के खाने लायक नहीं होता था। मतलब इस तरह की भारत में स्थिति थी। लेकिन 1967 के बाद जब हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, तो भारत न केवल आत्मनिर्भर हुआ बल्कि भारत बहुत सी चीजों में निर्यातक भी बना। श्वेत क्रांति यह 1970 में वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट की थी, 1970 में स्टार्ट की थी। और श्वेत क्रांति में देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा भैंसे भारत में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क उत्पादन, दूध उत्पादक देश है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो दुनिया में सबसे कम देशों में आती है। भारत की रैंकिंग, वो ऐसा क्यों है, इसके विषय में विचार किया जाएगा। तो ये 1970 में श्वेत क्रांति। और अमूल ब्रांड आपने सुना ही होगा, है ना, इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये दुनिया का एक बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल को फुल फॉर्म है। ठीक है, ये श्वेत क्रांति 1967 में हरित क्रांति और 1970 में श्वेत क्रांति। आकाशवाणी दूरदर्शन पर किसान बुलेटिन का प्रसारण। ये जब हम लोग छोटे थे और सिर्फ दूरदर्शन था तो 6 बजे चौपाल प्रोग्राम आया करता था, जिसमें किसानों की समस्याओं को रखा जाता था कि इस मौसम में कौन सी फसल बोई जाएगी, कीड़े लगेंगे तो आप क्या करेंगे, कौन सी दवा छिड़केंगे। आज भी आता है, लेकिन चूंकि अब दूरदर्शन बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन आज भी सरकारी
टेलीविजन या रेडियो में इस प्रकार के किसानों, अब तो कृषि चैनल भी लागू कर दिया है सरकार ने, जो पहले नहीं था, किसान चैनल, कृषि चैनल, जिसमें लगातार 24 घंटे किसानों को खेती की संबंधी जानकारी देती है। सरकार ने कई टोल फ्री नंबर बनाए हैं जिसमें किसान फोन करके पता कर सकते हैं कि इस मौसम में इस प्रकार की जमीन में किसी प्रकार की खेती की जा सकती है। मौसम की जानकारी प्रदान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब वर्षा होगी, कितनी वर्षा होगी, वर्षा होगी कि नहीं होगी। तो ये रोज समाचार के बाद दूरदर्शन में विशेषकर मौसम की जानकारी दी जाती है किसानों को कि कल मौसम कैसा रहेगा या अगले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा, ताकि आप खेती में अपनी आवश्यकता अनुसार सुधार कर सकें या उपाय कर सकें। यह था प्रौद्योगिकी सुधार। पहले हमने पढ़ा था प्रौद्योगिकी सुधार, अब पढ़ेंगे संस्थागत सुधार, अर्थात इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या किए सरकार ने। सबसे पहले जोतों की चकबंदी। चकबंदी को आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए गांव का एक खेत है, तो एक खेत यहाँ पे है आपका, एक खेत यहाँ पे है, एक खेत यहाँ पे है, तो आपको खेती करना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार ने क्या किया, इस चकबंदी लागू कर दी और उसने क्या किया, आपके तीनों खेतों को एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया। इसको चकबंदी करते हैं। इससे किसानों को बड़ा फायदा हुआ। कानून को पटवारी के माध्यम से गांव में किया गया ताकि एक जगह चौक होंगे तो आपके खेत बड़े हो जाएंगे, तो आप आसानी से खेती या आधुनिक संयंत्रों यंत्रों का इस्तेमाल कर सके। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यह बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आजादी शुरू हुई जब 1947 में मिली, तभी से सरकार ने इस पर ध्यान दिया और जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया कि कोई देश में जमींदार नहीं होगा, जो व्यक्ति जिस भूमि पे खेती कर रहा है वही उसका मालिक होगा। तो सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म। बैंकों से सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ये बहुत जरूरी था क्योंकि खेती लगातार महंगी हो जा रही थी। उन्नत बीज, कीटनाशक, रासायनिक खादें, ये सब हमें खरीदना था, तो इसके लिए पैसा चाहिए था। पैसा तो किसानों के पास था नहीं, तो बैंकों से सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया। हाँ, इसकी एक विडंबना ये भी हुई, एक परपाटी चल गई कि किसान तो ऋण ले लेते थे, अब सोचते थे जब चुनाव आएगा तो अगली सरकार क्या करेगी, हमारा ऋण माफ कर देगी। वो बैंकों को पैसा वापस नहीं करती थी और जैसी अगली सरकार चुनाव आता था, अगली सरकार कहती किसानों का ऋण माफ, किसान भी मस्त, फिर जाके बैंकों से ऋण ले लेते हैं। इसके कारण बैंकों का बड़ा घाटा हो गया और उनके ऊपर काफी बोझ बढ़ गया। फसल बीमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरकार ने इसको लागू किया क्योंकि क्या होता था कई बार सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग आदि से क्या होता था, किसानों की फसलें नष्ट हो जाती थी। अब जैसे हमारा इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस, तो हमको तो बीमा मिल जाता है, लेकिन किसानों को नहीं था। तो सरकार ने इसलिए फसल बीमा योजना की कि यदि किसी भी इन कारणों से और अन्य भी कारणों से यदि किसान की फसल नष्ट होती है, यदि खराब होती है, तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है और हर फसल का अलग अलग मुआवजा होता है और राज्य सरकारें तय करती है कि 1 हेक्टेयर पे कितना मुआवजा दिया जाएगा, उसी के आधार पे किसानों को मुआवजा दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा क्रेडिट कार्ड हमारे पास होता है कि हम बाजार में जाते क्रेडिट कार्ड लगाते हैं और सामान खरीदते हैं, उस पर किसानों के पास यदि पैसा नहीं है तो सरकार ने उनको किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया ताकि वो जाके सरकारी दुकानों या वहां से जाके उन्नत बीज, कीटनाशक, रासायनिक खादें आदि आसानी से ले सके। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। भाई हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को लाखों रुपया मिल जाता है, लेकिन किसान को यदि खेती के क्षेत्र में कुछ हो जाए, खेत के अंदर मर जाए या उसकी टांग टूट जाए या थ्रेशर चलाते उसकी हाथ कट जाए या बीमार हो जाए तो क्या होगा। तो सरकार ने इसके लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्टार्ट किया जो 50,000 से लेके 6 लाख तक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसके लिए उनको कोई बहुत मिनिमम प्रीमियम देना पड़ता, कई जगह तो प्रीमियम ही नहीं देना पड़ता, सभी राज्य सरकारें इसको वहन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड था, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती है, इसलिए करती है ताकि बिचौलिया शोषण न कर सके। मान लीजिए आपने गेहूं उगाया, अब बिचौलिया ब्रोकर पहुंचा, नहीं हम तो आपसे 200 रुपए का ही लेंगे, मान लीजिए हम 20 रुपए किलो ही आपसे खरीदेंगे, लेकिन सरकार क्या करेगी, इसका दाम 30 रुपए किलो लगा दिया। तो अब क्या होगा, बिचौलिया 30 रुपए के नीचे नहीं खरीद सकता,
इसलिए भारत सरकार ने एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जो किसानों से गेहूं, चावल, अन्य सभी प्रकार की चीजों को खरीदता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि गेहूं, चावल, सरसों, कुछ फसलों में समर्थन मूल्य बहुत अधिक होता था। तो किसानों ने क्या किया, दलहन तिलहन का उत्पादन छोड़ दिया और गेहूं और चावल का ही उत्पादन करने लगे। विशेष करके पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सिर्फ गेहूं और चावल का उत्पादन किया और अधिक से अधिक लाभ कमाया। इसलिए सरकार ने अब कोशिश कर रही है कि दूसरे फसलों का भी समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, ताकि किसानों का ध्यान उसकी तरफ भी जाया जाए। तो ये थे संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट टॉपिक है भूदान और ग्रामदान। भूदान का मतलब होता है, भू का मतलब जमीन, है ना। तो इस जमीन के दान के संदर्भ में ये एक आंदोलन चला था 1951। इस डेट को याद रखिएगा, बहुत जगह पूछा गया है। आजादी के पश्चात आचार्य विनोबा भावे पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे, गांव गांव घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गांव में एक बड़ी सामान्य समस्या है। वो समस्या किसकी है? भूमिहीन किसानों। मतलब ऐसे किसान जो खेती तो करते हैं लेकिन उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। इसका मतलब है कि वो दूसरों की जमीनों में खेती करते हैं, तो मेहनत तो खूब करते हैं, अनाज भी खूब उगाते हैं, लेकिन उसका उचित लाभ उनको नहीं मिलता। उन्होंने ऐसा विचार प्रस्तुत किया और विचार किया कि क्यों ना इन किसानों की मदद किया जाए। और इसी तरह देश का भ्रमण करते करते जो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में पहुंचे, तो वहां बड़े बड़े किसान और जमींदार बैठे थे। तो उन्होंने एक विचार रखा कि ऐसे किसानों को जो आपकी जमीनों में खेती करते हैं, यदि ये जमीनें उनको दे दी जाए जो 2-4 पीढ़ी से कर रहे हैं, तो उन किसानों का भला होगा और वो बड़े मन से खेती करेंगे, तो देश में अनाज का उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने विचार प्रस्तुत ही कर रहे थे, तभी उनमें से एक बहुत बड़े जमींदार थे श्री रामचंद्र रेड्डी। वो खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ के आचार्य विनोबा भावे से कहा, आचार्य जी, मैं अपनी 80 एकड़ भूमि 80 भूमिहीन किसानों को देता हूं। और यहीं से भूदान की एक सिलसिला चल पड़ा और ये बहुत बड़ा आंदोलन बना देश में। बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी एक्सेस जमीनें ऐसे लोगों को दे दी जो उनके यहां पीढ़ियों से खेती कर रहे थे। इसी भूदान से ग्रामदान बना, क्योंकि बड़े बड़े जमींदार थे। जमींदारी प्रथा उस वक्त खत्म नहीं हुई थी, 1951 तक लगभग प्रत्यक्ष रूप से चल रही थी। तो बड़े बड़े गांव उनके अधीन थे जमींदारों के। उन्होंने गांव गांव दान दे दिया कि इस गांव के या इस गांव के लोग जो हमारी जमीनों में काम कर रहे हैं, आज से वो उसके मालिक होंगे। इस प्रकार की जो आंदोलन था उसको इतिहास में कहा गया रक्तहीन क्रांति, अर्थात ऐसी क्रांति जिसमें कोई खून नहीं बहा, लेकिन लोगों को लाभ हुआ, लोगों के उद्देश्य पूरे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। हम जानते हैं कि देश का 60% व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। क्या ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में या लोगों को नौकरी देने में कोई योगदान दे रहा है कि नहीं? आइए देखते हैं। पहले हम जीडीपी में देखते हैं। ये जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसे हिंदी। 1951 में हमारे देश का जो कुल उत्पादन होता था फैक्ट्री से या सर्विस सेक्टर से, बैंकों से या कृषि, उसमें 52% अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर का था, कृषि क्षेत्र का था। देखिए 100 में 50% केवल कृषि से ही हमारी आमदनी होती थी। ऐसे समझिए, यदि हमारी कुल आमदनी 100 रुपए की थी उस देश की, तो 52 रुपया सिर्फ कृषि क्षेत्र से आता था। 1980 में आके 38 रुपया हो गए, 38% हो गया। 2001 में 24% हो गया और 2017 में 15%। इसका मतलब है कि लगातार डाउनफॉल होता गया। जैसे जैसे देश आजादी से आगे बढ़ता गया, ये लगातार कम होता गया
और दूसरे सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स, है ना, फैक्ट्रियों का योगदान बढ़ता रह गया, कृषि क्षेत्र का कम होता गया, लेकिन जनसंख्या तो हमारी उसी प्रकार बढ़ती रहेगी। 2020 में जाके ये थोड़ा अपवर्ड हुआ, करीब 20% के करीब हुआ। इसका क्या मतलब है कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो कम हुआ, लेकिन चूंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो उसने उस अनुपात में लोगों को रोजगार नहीं दिया जिस अनुपात में आशा की गई थी। सरकार ने फिर इसके लिए कई कदम उठाए कि भाई कृषि में लगातार यदि कम हो रहा है तो कुछ तो सार्थक कदम उठाए। हमने एक संस्थागत सुधार और प्रौद्योगिकी सुधार पढ़े थे, उसके अलावा सरकार ने क्या किया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एकेडमी, और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की, क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र में शोध किए जाए, ऐसे बीजों का विकास किया जाए जो कम समय में, कम पानी में अधिक उत्पादन दे सके। पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू की गई। भाई कृषि का मतलब तो आप जानते हैं, सिर्फ खेती नहीं थी, पशुपालन भी था, तो सरकार ने पशु चिकित्सा सेवा की, ताकि चूंकि भारत में आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे अधिक भैंसें हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध मिल्क उत्पादक देश है, उसके बाद भी लोगों को दूध नहीं मिलता। सबसे ज्यादा दुनिया में भैंसें, उसके बाद भी लोगों को दूध नहीं मिल पा रहा प्रति व्यक्ति यदि देखा जाए तो सरकार ने इसकी सेवाएं की, आरंभ की, ताकि जानवरों की सेवा की जाए, उनको बीमारी से बचाया जा सके। प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र मतलब जहां पे पैदा हो, है ना, आपके हर शहर में आप जाइएगा, हर जिले में एक प्रजनन केंद्र होता है जहां पे भैंसें आती हैं या गाय आती हैं, जहां पे उनको गर्भ धारण करते हैं और ताकि वो बच्चिया या बछड़ा पैदा करे। बागवानी विकास, बागवानी मतलब बड़े बड़े बाग लगाना, जैसे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रोपड़ कृषि, तो वो बागवानी कृषि के अंतर्गत आता है। चाय, कॉफी, रबड़, केला, गन्ना। मौसम विज्ञान और पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान को महत्व दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत की जो कृषि थी किस पे आधारित थी, मानसून पे, वर्षा पे, और वर्षा खुद अनिश्चित है, कभी होती है कभी नहीं होती। आपने खुद ही देखा होगा कि मानसून आगमन हुआ जून में तो 2-4 दिन बारिश हुई, पूरा पता जून चला गया, जुलाई चली गई, और चावल की फसल लगनी थी नहीं लग पाई। तो सरकार ने क्या किया, मौसम विज्ञान और पूर्वानुमान के अनुसंधान किया कि किसानों को बताया जा सके कि किस प्रकार अगले कुछ दिनों में मौसम रहेगा और आप किस प्रकार खेती करेंगे। इसी उद्देश्य से सरकार ने सॉइल कार्ड बनवाया था, 2014 के बाद बने। इस सॉइल कार्ड का क्या मतलब था कि हम खेती तो करते हैं, है ना, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारी जमीन वाकई जो फसल बो रहे हैं उस लायक है कि नहीं। हमारी जमीन सब्जी के लायक है, लेकिन हम उसमें चावल और गेहूं बोए चले जा रहे हैं तो उत्पादन नहीं मिल रहा। हमारी जमीन फलों के लिए है, फूलों के लिए है, लेकिन हम उसमें सब्जियां बोए जा रहे हैं। तो सरकार ने एक सॉइल कार्ड बनवाया है किसानों का, ताकि उनको पता चले उनकी जमीन की सेहत कैसी है। जैसे हमारे एक सेहत का कार्ड होता है ना, हेल्थ कार्ड, उसी प्रकार एक सॉइल कार्ड का निर्माण किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी कृषि क्षेत्र ने वो योगदान रोजगार उत्पन्न करने, नौकरी पैदा करने पे नहीं दिया, और बहुत सारे किसान दूसरे सेक्टरों पे, शहरों की तरफ पलायन करके और नौकरी ढूंढने लगे। इसके बहुत सारे कारण थे। पहली कारण था अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हो गया कि पूरे देश में, विश्व में सब जगह खेती होती है। भारत में 60% खेती करते हैं लोग, लेकिन यूएसए में 4%, कनाडा में 2% और ऑस्ट्रेलिया में भी करीब 2%, लेकिन ये सब भारत से ज्यादा उत्पादन करते हैं। ये कैसे हो गया? उसका कारण है कि ये सब देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी देते हैं अर्थात यदि उनको 1 केजी टमाटर में, मान लीजिए टमाटर उगाने में 10 रुपए खर्च आता है, तो सरकार करेगी किसानों को पूरा का पूरा 10 रुपए दे देगी, और यदि यही फिर वो 2 रुपए में भी बाजार में बेचेंगे तो उनको 2 रुपए लाभ होगा। लेकिन भारत में यदि 10 रुपए आता है तो 2 रुपए लाभ कमाने के लिए यदि जोड़ेंगे तो 12 रुपए होगा।
तो भाई अब 12 रुपए का टमाटर कौन खरीदेगा जब 2 रुपए का मार्केट में मिल रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण भी बहुत हुआ। दूसरा, मंडियों का यांत्रिकरण नहीं हुआ। मंडियों का मतलब मंडी उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है, किसान लाते हैं और मुंह जबानी जो बात होती है उसी पे सौदा तय होता है और हमेशा बिचौलिया इसका लाभ ले जाते हैं। इसी तरह आगे क्या है, रासायनिक खादों पे, रासायनिक खादों, कीटनाशक आदि चूंकि बड़े महंगे आते हैं और देश में इसकी कमी भी है। यद्यपि भारत ने कुछ वर्षों में बहुत बड़ा कीटनाशक और रासायनिक खादों का उत्पादन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतनी आपूर्ति नहीं कर पा रही जितना किसानों की डिमांड है। तो और दूसरा, आयात कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी आवश्यकताओं की बहुत सी चीजें मंगाता है, जैसे कपास की उच्च कोटि मिस्र से मंगाता है, बहुत सारी मंगाता है। अब सरकार क्या करती है, हर साल बजट में इंपोर्ट ड्यूटी तय करती है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देश में आएगा उसकी इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगी। यदि सरकार उच्च दर लगाती है तो किसको लाभ होगा, भारतीय किसानों को कि विदेशी किसानों को। यदि हाई टैक्सेस लगाती, ज्यादा कर लगाती, इससे भारतीय किसानों को हुआ, क्योंकि जब 100 रुपए की चीज पे यदि सरकार ने 10% टैक्स लगा दिया तो कितना बना, 110 रुपए का बना, तो ये चीज महंगी हो गई। यदि ये 100 रुपए की चीज में सरकार सिर्फ 1% टैक्स लेगी तो ये 101 रुपए की तो सस्ती होगी। तो जब सरकारें ज्यादा कर लगाती है विदेशियों से आने वाले सामानों पे तो वो चीजें देश में कम बिकती हैं और किसानों की यही डिमांड है कि आप विदेशों से आने वाले अनाजों पे अधिक से अधिक कर लगाइए ताकि हमारे जो उत्पादक अनाज है वो आसानी से बाजार में मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या स्वयं किसान है। क्यों? क्योंकि किसानों ने ये देखा कि खेती में इतना लाभ नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया, खेती में ही पूंजी निवेश कम कर दिया, पूंजी निवेश में कमी आ गई। अब किसान क्या करते हैं, जिनके पास खेत थे और पता चला कि उनको खेत से उतना पैसा नहीं मिल रहा, मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ खेत है, उससे यदि वो 10,000 रुपए साल की खेती कर रहा था, उसने सोचा यहाँ स्कूल बनवा दिया जाए, यहाँ शॉपिंग मॉल बनवा दिया जाए, तो पता चला उससे 1 लाख रुपया महीना कमाने लगा। तो पूंजी निवेश करना कम कर दिया किसानों से। तो इसके कारण भी देश में कृषि क्षेत्र के द्वारा जो अर्थव्यवस्था में योगदान था वो उतना अधिक नहीं हो पाया जितनी की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी कृषि पे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, करीब 60% के लोग कार्य करते हैं। इसलिए हमें कृषि को इतना ज्यादा बनाना पड़ेगा, उत्पादक उसकी बढ़ानी पड़ेगी ताकि किसानों का लाभ हो। इसीलिए वर्तमान सरकार ने एक योजना बनाई कि 2022 तक किसानों की आय दुगना कर दी जाए ताकि किसान खेती छोड़ के दूसरे कार्यों की तरफ ना जाए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है, देखिए प्रत्येक मनुष्य के विकास के लिए एक न्यूनतम भोजन चाहिए, जिसको हम साइंस में कैलोरीज पढ़ते हैं। यदि वो न्यूनतम भोजन यदि लोगों को नहीं मिलता तो इसका मतलब उनके विकास ठीक तरीके से नहीं हो रहा। तो सरकार ने गरीबों को अनाज आराम से मिले, उनका पोषण ठीक तरीके से हो, उनका विकास हो, इसलिए देश में खाद्य सुरक्षा की नीति को अपनाया गया। इसकी सरकार इसके अंतर्गत 2 तरीके से कार्य करती है। पहला, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि सरकार किसानों से जो उत्पादन करते हैं उससे अनाज खरीद के अपने गोदामों में भरती है। ये काम कौन करता है, भारतीय खाद्य निगम, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये काम करता है। ये कैसे करता है मैं बताऊंगा। और दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS। आप लोगों ने देखा होगा राशन की दुकानें शहर में भी होती, गांव में होती, जहां 2 रुपए किलो चावल, 4 रुपए किलो गेहूं और चीनी बहुत सस्ते दामों में मिलती। तो ये राशन की दुकानों के माध्यम से सरकार ये फूड सिक्योरिटी प्रदान करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को सस्ते दामों पे खाने पीने की चीजें आसानी से मुहैया कराई जा सके। भारतीय खाद्य सुरक्षा की जो सबसे इंपॉर्टेंट या प्राथमिक उद्देश्य होता है कीमत, मतलब ऐसी कीमत हो
कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अनाज को खरीद सके, अपनी आवश्यकताओं के अनाज, गेहूं, चावल, चीनी जो भी हो राशन की दुकानों में मिलता है उसको आसानी से खरीद सके। और इसी कार्य को कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। ये किसानों से न्यूनतम मूल्य पर, जिसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस, सरकार प्रति वर्ष गेहूं, चावल और बहुत सारे अनाजों का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसानों से इससे कम दाम पे अनाज नहीं खरीदेगा। जैसे चावल का सरकार ने मान लीजिए इस साल 2000 प्रति क्विंटल, है ना, 100 केजी का दाम लगा दिया, तो इस कीमत से ज्यादा, मतलब इस कीमत से कम पे कोई भी अनाज किसानों से नहीं खरीदेगा। तो एफसीआई किसानों से न्यूनतम मूल्य प्राइस के आधार पे अनाज खरीदती है, फिर उसको गोदामों में रखती है, फिर वही बफर स्टॉक कहलाता है क्योंकि गोदाम तो उसी के पास है, और फिर वहीं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ साथ सरकार क्या करती है? किसानों की भी मदद करती है। ये तो खाद्य सुरक्षा को यदि हमें लागू करना है और गरीब लोगों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराना है, तो सरकार किसानों को कैसे मदद करती है? उर्वरकों के माध्यम से, सस्ते, है ना, उर्वरक, कीटनाशक, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, खाद, ये सब सस्ते दामों पे, और इवन सिंचाई के साधन, सिंचाई, इनको बहुत सस्ते दामों पे किसानों तक पहुंचाई जाती है। क्यों? यदि किसानों को जब ये सब्सिडी देंगे, सहायता देंगे, तो किसानों को उत्पादन जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम होगा, जो कम होगा तो उनको ज्यादा लाभ होगा। तो सरकार किसानों की भी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है ताकि वो अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन कर सके। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता। तो ये खाद्य सुरक्षा में देखना पड़ेगा हमें किसको अनाज प्रोवाइड करना है। तो भारत में उपभोक्ता के दो वर्ग बांटे गए। पहला गरीबी रेखा के ऊपर, अबव पॉवर्टी लाइन, और दूसरा है गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। ध्यान रखिएगा कि राशन की दुकानों पे इन दोनों के लिए कीमतें अलग अलग होती हैं। जान लीजिएगा, दोनों के लिए कीमतें सरकार अलग अलग करती है। यदि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे वालों को चावल 2 रुपए किलो दे रहे हैं, तो गरीबी रेखा के ऊपर वालों को ये 5 रुपए किलो देते हैं, ताकि एक संतुलन बना रहे। और सरकार में ये उद्देश्य है कि सभी वर्ग के लोगों को सही तरीके से अनाज पहुंचे। इसके अलावा सरकार ने कोशिश की है कि प्रत्येक जिला, ब्लॉक स्वयं में आत्मनिर्भर हो। स्वयं में मतलब वो अपनी आवश्यकताओं की चीजों को खुद उत्पादन करे और आत्मनिर्भर हो। लेकिन इसका उल्टा हुआ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया था आपको, जब सरकार एमएसपी लागू करती है तो ज्यादातर क्या होता है, गेहूं और चावल पे सबसे अधिक मूल्य होता है। तो हुआ क्या, किसानों ने सबसे ज्यादा गेहूं और चावल उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इसी को खरीदता था और इसकी कीमत भी ज्यादा देता था। तो उसका अल्टीमेटली परिणाम यह हुआ, या कहिए दुष्परिणाम हुआ, कि अन्य फसलों के उत्पादन में भारी कमी आ गई। तिलहन में, दलहन में, सब्जियों में उत्पादन में कमी आ गई, और कई बार सरकारों को करोड़ों डॉलर दे के इन चीजों को आयात करना पड़ता है, ताकि दाल की और तेल की देश में कीमत संतुलित बने रहे और सब उसको खरीदने में सक्षम रहे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पाठ का, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, अर्थात इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। आज विश्व छोट इकट्ठा होकर एक छोटा सा गांव हो गया है, इंटरनेट के माध्यम से हर चीज इधर से उधर चली जाती है। तो इसका भारतीय कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कोई नई चीज थी। प्राचीन काल से ही, मतलब आज से 500-1000 साल पहले ही भारत विश्व भर में मसाले और कपास का निर्यात करता था, सूती कपड़े बनाता था, मलमल के कपड़े बनाता था। यूरोप से वास्को डी गामा जो भारत आया था, खोज करते हुए भारत से गरम मसाले लेके गया,
तो उसने 5 गुना ज्यादा लाभ कमाया। तो इसका मतलब है भारत के जो व्यापार का प्रभाव था पूरे विश्व में प्राचीन काल से था। लेकिन आजादी के पश्चात और विशेषकर 1990 के पश्चात जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, उसके पास पश्चात किसानों की स्थिति थोड़ी खराब होने लगी, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा बढ़ गई। उसके बावजूद कि भारत चाय, चावल, रबड़, मसालों के विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, देख लीजिए आप, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा इन चीजों का उत्पादन हम करते हैं, उसके बावजूद भी भारतीय किसानों का विश्व के कृषि में योगदान बहुत ही कम है और भारतीय किसानों की स्थिति भी बहुत खराब है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो विकसित देश है वो अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, सहायकी, मतलब वो जितना विदेशों में जितना किसान अनाज उत्पादन में खर्च करता है वो सारा का पैसा सरकार उनके बैंक अकाउंट में डाल देती है और उसके बाद किसान जो भी दाम तय करके बाजार में बेचते हैं उससे लाभ ही लाभ होता है। लेकिन भारत में स्थिति नहीं है। यद्यपि भारत में सरकार उर्वरकों में, सिंचाई में, कीटनाशक में, रासायनिक खादों में सब्सिडी देती है, लेकिन इस सब्सिडी के सामने वो बहुत ही कम है। इसके कारण वो किसान जो होते हैं, भारतीय किसान, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा नहीं कर पा रहे। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है आजकल। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। हरित क्रांति जब 1967 में आई थी, फिलीपींस से चावल का आया था और मेक्सिको से गेहूं के बीज आए थे, हाइब्रिड, जिससे उत्पादन तो बहुत तेजी से बढ़ गया। भारत जो अपनी चावल और गेहूं की आवश्यकताओं की चीजों का जो आयात करता था, कुछ सालों में भारत निर्यात की स्थिति पे आ गया क्योंकि आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि हरित क्रांति के लिए उन्नत बीज चाहिए, उन्नत बीज के लिए बहुत अधिक सिंचाई चाहिए। अधिक सिंचाई के कारण वहां कीटनाशक और रासायनिक खादों का भी अधिक इस्तेमाल होने लगा ताकि उत्पादन कम समय में बढ़ जाए। और उसका नकारात्मक प्रभाव हुआ मृदा का निम्नीकरण, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। मतलब मिट्टी अनुर्वरक हो गई, मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ती गई और जिससे कारण कुछ ही सालों में वो मिट्टी खेती लायक नहीं रही। जोतों का छोटा आकार, ये समस्या तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे देश में एक जमीन है, उसके 2 पुत्र हैं तो 2 टुकड़ों में बढ़ गई, उनके 2 पुत्र आए तो 4 टुकड़ों में बढ़ गई और फिर ऐसे जमीन बढ़ती ही चली गई। तो भाई ट्रैक्टर चलाना है तो ट्रैक्टर तो आप छोटे से खेत में चलाएंगे नहीं, इतने तो ट्रैक्टर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ट्रैक्टर चलाने के लिए तो हमको पूरा खेत चाहिए। तो क्या हुआ, भारत सरकार ने इसके लिए हदबंदी, चकबंदी, बहुत सारी चीजें लागू की देश में, ताकि हम हरित क्रांति के जो निवेश है, इनपुट्स है, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि, इनका सही इस्तेमाल कर सके। भारत में वैश्वीकरण का जो कृषि पर प्रभाव पड़ा था उसको किस प्रकार हम कम कर सकते हैं, उसी के संदर्भ में यह है कि कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि पर बल। अभी तक क्या करते थे हम, कीटनाशक, रसायन आदि, पेस्टिसाइड्स आदि का केमिकल्स का यूज करते थे, जिससे क्या होता था, मृदा निम्नीकरण हो जाती, इरोजन हो जाता था, मृदा मिट्टी नष्ट हो जाती थी और खेती लायक कुछ वर्षों में नहीं रहती थी। इसलिए हम प्राकृतिक खाद, गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करके हम पुनः उसकी उर्वरता या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सस्यवर्धन पर्व, सस्यवर्धन मतलब होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इसका मतलब है कि हम एक फसल को ही ना बोए, हम उसके साथ विभिन्न फसलों को बोए। जैसे गेहूं के साथ यदि हम फली वाली कोई फसल बोते हैं तो क्या होता है, गेहूं से जो नाइट्रोजन नष्ट हो रही है मिट्टी की, वो पुनः प्राप्ति हो जाती है। इसलिए क्रॉप रोटेशन को बहुत अधिक बल दिया गया है। और दूसरा क्रॉप रोटेशन का तरीका यह है कि जैसे एक फसल आपने बोई, वो अगले साल उसमें दूसरी फसल बोइए, ताकि जो पहली फसल से उसकी उर्वरता कम हुई है वो दूसरी फसल के माध्यम से बढ़ सके। तो इसलिए आज भारत में क्रॉप रोटेशन पर काफी बल दिया जा रहा है। खाद्यान्नों की जगह कीमती फसलों का उत्पादन है। कीमती फसलें मतलब कैपिटल है ना, कैश क्रॉप कह सकते हैं आप इसको, कैश क्रॉप जो बाजार में बेची जाती है, जैसे गन्ना, कपास, मूंगफली, केला आदि का उत्पादन करना
ताकि खाद्यान्न में क्या है कि खाने पीने की चीजों में कि सिर्फ गेहूं चावल के अलावा बाकी सबकी जो मूल्य कम है तो सरकार उतना खरीदेगी नहीं। लेकिन यदि आप फूलों की, फलों की आदि की खेती करेंगे तो आपको शीघ्र पैसा या जल्दी पैसा मिल जाएगा। फलों, औषधि पौधों, ये देखिए बायोडीजल फसलों, ये देखो बायोडीजल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बायोडीजल क्या है? ये जट्रोफा और जोजोबा एक मतलब पौधा है जिससे बायोडीजल बनाई जाती है। और आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई, बड़ौदा और भुज के बीच में, जिसमें राजकोट और मोरबी के बीच में देश की पहली बायोडीजल ट्रेन चल रही है। मतलब डीजल से नहीं चल रही, वो इस पौधे से डीजल का उत्पादन किया गया है केमिकली, और से चल रही। भारत में इस वक्त करीब 6 प्लांट हैं जो बायोडीजल का उत्पादन कर रहे हैं। क्योंकि भारत में जट्रोफा की सीडों की बहुत कमी, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, इसलिए उतना तेजी से नहीं हो रहा है इसका विकास। लेकिन रेलवे कोशिश कर रही है कि वो अधिक से अधिक ट्रेनें अपनी बायोडीजल के आधार पर चलाए। फलों और सब्जियों का उत्पादन करना, भाई सब्जी बेच के तुरंत तो आपको पैसा मिलेगा, तो सरकार ये चाहती है कि अब गेहूं और चावल की पारंपरिक खेती, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़ के आप फलों, फूलों, औषधि पौधों, अरे इसकी तो कोरोना काल में इतनी डिमांड बढ़ गई है गिलोय की। आप लोग ने पिया है कि नहीं गिलोय? किसी को डेंगू हो जाता है तो पपीते का पत्ता पीस के पीजिए, और पपीते के पत्ता की एक कंपनी दवा बनाती है, वो 10 गोली 600 रुपए की देती है। और आप देखिए घर घर में पपीता लिखा, पीस के पी लीजिए, डेंगू काफी हद तक आराम मिल जाता है। तो औषधि पौधे जो आपको तुरंत बाजार में बिकते हैं और अच्छे दामों पे मिलती है। विभिन्न जलवायुओं का लाभ उठाना, ये इसका क्या मतलब है? देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पे उत्तर में हिमालय है तो बहुत ठंड पड़ती है, पश्चिम में रेगिस्तान है तो गर्मी पड़ती है, दक्षिण में तीनों तरफ समुद्र है तो सब मौसम रहता है, ना ठंडी पड़ती ना गर्मी पड़ती, उत्तर पूर्व में जंगल बहुत है तो वहां बड़ा अच्छा मौसम रहता है। सॉरी, तो भारत में जलवायु विशेषता अलग अलग है तो मिट्टियां भी अलग अलग है, तो हम दुनिया भर की सभी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो क्यों हम सिर्फ गेहूं और चावल पे ही ध्यान दिए? हमें हर चीज का उत्पादन करना चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस वक्त भारत आम का, केला का, सेब का दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में आ गया, प्रोडक्शन कंट्रीज में आ गया। तो हमें विभिन्न जलवायु का लाभ उठाते हुए इस प्रकार की खेती करनी चाहिए। ये था चैप्टर 4th 10th क्लास का कृषि। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसके विषय में लिखिएगा, ताकि मैं इसमें और इंप्रूव कर सकूं। और आप ज्योग्राफी से संबंधित या भूगोल से संबंधित कौन कौन विषयों का वीडियो देखना चाहते हैं, आप इसके विषय में जरूर मुझे बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।